वेलकम बैक नाजरीन। हम दो अहम मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक कुलभूषण जाधव का जो आर्डीनेंस हुकूमत लाई है असम्बली में, जिस पे अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है, और इसके साथ साथ नैब में तरामीम का मामला। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब इफ्तिखार शिराजी साहब। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब वक्त देने का। सर, सबसे पहले तो ये कुलभूषण यादव आर्डीनेंस जो है, इस पे अपोजिशन कह रही है कि जनाब NRO दिया जा रहा है, और हुकूमत ने आज फरोग नसीम साहब ने वजाहत दी है कि जनाब हम क्या करें, आलमी अदालत इंसाफ के तहत हम इत्माम हुज्जत कर रहे हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका, आप क्या समझते हैं इस पर? नहीं, मेरे ख्याल में जब भी आप किसी एक फोरम को, इंटरनेशनल फोरम को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उसके साथ कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत जिस तरह चीज़ें कर रही है तो हम नहीं उन्हें ब्लेम कर सकते कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। श्री मज़ारी साहब ने भी कल जब ये बात की थी ऐवान में खड़े होकर कि अगर आपने कुलभूषण के बारे में फ़ैसला कर लिया था कि एक ऐसा शख्स कि जो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ काम का था, वो एक दुश्मन एजेंसी का एजेंट था और उसने पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी की, पाकिस्तान के अंदर जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको सपोर्ट किया, तो फिर बेहतर ये था कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की या तो जुरिसडिक्शन को कबूल ही ना करते। अगर उस वक्त आपने कबूल किया, वहाँ पे अपना वकील भी भेजा, आपने सारे मामले को कंटेस्ट किया, अगरचे इनिशिएटिव भारत का था लेकिन आप ये कह सकते थे कि आप वहाँ नहीं जाते, लेकिन जब आप गए हैं तो उसके बाद आपने उसकी जुरिसडिक्शन को एक्सेप्ट किया, और जब किया है तो फिर उस फैसले को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गोया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर तो कोई अदालत नहीं है कि जिसमें आप जाएं और कोई अपील करें। तो आपने उस फैसले को एक्सेप्ट किया और आपने जहाँ पे काउंसलर एक्सेस देनी थी वहाँ पे आपने फेयर ट्रायल के लिए उसको अपील का हक भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपने उसको काउंसलर एक्सेस भी दिया या आपने राइट टू अपील दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं NRO देने जा रहे हैं। अभी तो कुलभूषण को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ एविडेंस देनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल में जो पाकिस्तान की हुकूमत ने या पाकिस्तान के इदारों ने ये क्लेम किया है कि उनके पास बहुत स्ट्रांग एविडेंस हैं कि कुलभूषण जाधव वहाँ का एक सर्विंग नेवी का ऑफिसर है, और यह है कि वो राह के कहने पे पाकिस्तान के अंदर एक्सपोनाज और दीगर कार्रवाइयों के अंदर मुलविस था। तो यकीनी तौर पर जब हमने इतना बड़ा क्लेम किया तो हमारे पास कुछ ठोस सबूत भी होंगे कि जिसकी बुनियाद पर अगर ये मामला अदालत में चलता भी है, सिविल कोर्ट में, तो पाकिस्तान के वो इदारे इस बात को स्टैब्लिश करेंगे कि वो एक जासूस था या जासूस है और वो पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी के अंदर मुलविस था। तो यकीनी तौर पर अगर ये सारे तकाजे पूरे हो जाते हैं तो कोई NRO नहीं है। यकीनी तौर पर उसके उसके बाद भी उसको सज़ा मिलेगी और वो सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी। माजी में भी ऐसा कई हो चुका है। खुद भारत की बहुत सारी मामला केसों के अंदर कई पाकिस्तानियों को वहाँ पे सज़ा हुई है। तो मैं नहीं समझता कि हमें इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करना चाहिए कि शायद इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को NRO देने जा रही है। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ जब हम इसी केस के हवाले से देखते हैं तो आपके इल्म में है, दफ्तर खारजा की जानिब से बयान सामने आया, तीसरी कौंसल रसाई की भी हमने पेशकश की है, लेकिन इंडिया की जानिब से उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो क्या हम स्टेप फॉरवर्ड हुए हैं किसी हद तक? हम वो जो प्रोपेगेंडा था, जैसे वजाहत थी आज फरोग नसीम साहब ने भी कि वो आलमी सतह पर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, हम उसको काउंटर करने में कामयाब हो चुके हैं किसी हद तक? मैं समझता हूं कि आप अगर अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहे हैं तो आप दुनिया को ये बार बार मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट। वो LOC के ऊपर एक जो मुआहदा है सीज़ फायर का, उसकी खिलाफ वर्जी हो, या उसके बाद पाकिस्तान के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात हो, या पाकिस्तान के अंदर निहत्ते सिविलियन आबादी को निशाना बनाना हो, या फिर अब कुलभूषण का मामला हो। गोया कि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास ठोस शवाहिद हैं और ये शख्स पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद, तखरीबकारी, कत्लेआम और बदमनी का जो है वो एक तरह से जिम्मेदार है। लेकिन उसके बावजूद हम उस शख्स को एक पूरा फेयर ट्रायल का मौका भी दे रहे हैं, और काउंसलर एक्सेस हो या उसको यहाँ पे अपना लॉयर करने का हक हो या फिर मामला सिविल कोर्ट में ले जाने का हो। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई हम किसी के सामने हरगिज़ हरगिज़ लेट नहीं रहे, बल्कि हम एक महज़ब दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान सारे मामलात को अकॉर्डिंग टू लॉ देख के डिस्पोज ऑफ करना चाह रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, और हमें तो चाहिए कि इस वक्त हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। देखना यह है कि जब रात के अंधेरे में अगर कुलभूषण को यहाँ पे जहाज पे बिठा के रवाना कर दिया जाता है तो फिर हमें ज़रूर
इमरान खान साहब का गिरबान और हमारे हाथ हो, लेकिन उससे पहले अगर हम ये नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि शायद को एक मामलात को बैकडोर के जरिए तय हो चुके हैं और उसके नतीजे में शायद को डील हो गई है, ये बड़ी ज्यादती होगी। और इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पे पाकिस्तान के इमेज को बेहतर अंदाज में पोर्ट्रे नहीं हो रहा। तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे सियासी जमातें, बहुत सारे और मामला हैं जिनके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की जा सकती है। ये एक बड़ा हसास मामला है, ये एक बड़े हसास इशू के साथ जुड़ा हुआ है। कम अज़ कम इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके कोई खदशात हैं तो आप फ्लोर के ऊपर उन खदशात का इजहार करें और हुकूमत से वक्त से कहें कि उनका वो मुकम्मल और वाज़ेह जवाब दे, ताकि जो आपके कंसर्न्स हैं वो दूर होने चाहिए। लेकिन इसके ऊपर इस तरह की कयास आराइयाँ करके और इस तरह इल्ज़ाम तराशी करके मैं नहीं समझता कि आप पाकिस्तान की सर्विस कर रहे हैं। रादर इस मामले को आप बिगाड़ रहे हैं और हुकूमत को एक पैनिक कंडीशन में डाल रहे हैं। और जब पैनिक कंडीशन में कोई हुकूमत जाती है तो फिर उल्टे सीधे फैसले होते हैं। बेहतर यह है कि सवाल करें, उनके जवाब लें और इस सारे मामले को अकॉर्डिंग टू लॉ डिस्पोज ऑफ करें। अच्छा, इसी के साथ साथ आप क्या समझते हैं, जाहिर है इंडिया के साथ जब हमारा ये मामला है, कुलभूषण का एक मामला चल रहा है और कश्मीर तो यकीनी तौर पर उसके तहत आता है, आप समझते हैं कि इस वक्त एक जानिब ये केस है, इसको हम डायरेक्टली लिंक तो नहीं कहते कश्मीर के हवाले से, मगर जिस मुल्क के साथ हमारी डीलिंग है इस मामले पर, क्या हम कुछ बेहतर गिव एंड टेक कर सकते हैं, बिलखसूस अमेरिका को अगर उसमें देखा जाए? कश्मीर के मामले पर भी अपोजिशन का ये वर्जन सामने आता रहा है कि तमाम क़यादत को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाता, अपोजिशन को भी हुकूमत बुलाती और उस पर सफारती महाज पे मुख्तलिफ वफूद बनाए जाते, चाहे अपोजिशन के कुछ लोग हैं जिनका जहाँ पे जितना असर है उस तरह भेजा जाता। तो ये आपके इल्म है, ये वर्जन आते रहते हैं अपोजिशन की जानिब से। तो अब आप समझते हैं कि कुछ मामलात उस जानिब बढ़ सकते हैं? एतजाज देखें, इन 70 बरसों में 72 बरसों में दुनिया बड़ी तब्दील हो चुकी है। अब दुनिया में ताल्लुकात का मयार, गोया के अखलाकियात तो शायद अब रह ही नहीं गए। एक तरह से ये तो उनसर नापैद हो चुका है। अब तो इकनॉमिक इंटरेस्ट की बात है, अब तो ब्लॉक्स की बात है, अब दुनिया तकसीम हुई है। एक बुनियाद ये है कि क्या किसी मुल्क के किसी के साथ जो माशी मफादात हैं वो कितने अहम हैं, उसको देखा जाता है। उसके बाद अगर दुनिया तकसीम हुई है तो कौन किस ब्लॉक के साथ खड़े है, तो उस बुनियाद पे गोया के फैसले होते हैं कि किस मसले पे जो ताकतवर ममालिक हैं उन्होंने क्या स्टैंस लेना है। तो अगर आप ये समझें कि हम अमेरिका से उम्मीद लगा के बैठे कि शायद मसला कश्मीर को हल कराने के लिए कोई बड़ा मौसर रोल प्ले करेगा अमेरिका, तो ये हमारी भूल है। मेरे ख्याल में हमें अब इस ख्वाब से बाहर आ जाना चाहिए। ये मामलात हमें खुद देखने हैं। बुनियादी तौर पे एक तो ये है कि मुल्क के अंदर एक कॉन्सेंसस होना चाहिए। देखा है आपने कि जब 5 अगस्त पिछले साल 370 एबॉलिश करके भारत ने मकबूजा कश्मीर के खसूसी अजियत को ख़त्म किया, तो उसके बाद भी पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर एक बड़ी तवील बहस हुई है। लेकिन उस वक्त भी जो उस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है इमरान खान ने, आखिर पे उन्होंने यही कहा है कि क्या किया जाए, क्या भारत से जंग की जाए। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में कि जब दोनों रियासतें न्यूक्लियर एक तरह से एटमी सलाहियत रखती हैं, मैं नहीं समझता कि जंग कोई ऑप्शन हो सकती है। बल्कि हम देखे हैं माजी में कि इस मामले पे 3 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन ये मामला जंग से तो हल हो नहीं सकता। उसके बाद क्या है? लेकिन क्या शराज साहब, क्या जिस आलमी दुनिया को ये इत्माम हुज्जत हम कर रहे हैं इस केस में भी, और जो हम जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस आलमी सतह पे हम इंडिया के नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं इस केस को भी लेकर कानूनी सतह पर, क्या उस सतह पे उस कम्युनिटी को हम अपने साथ मिला सकते हैं? किसी हद तक उनका नैरेटिव अपने हक में नर्म किया जा सकता है कश्मीर के मामले पर? देखें एजाज, जब तक हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हमारी मईशत अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी, बल्कि हमारी मईशत जब तक दुनिया की ज़रूरत नहीं बनेगी। देखें, जब तक हम दुनिया की ज़रूरत नहीं बनेंगे, दुनिया में कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। चीन की कहीं ना कहीं मजबूरी है, सी पैक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर हम उनके नेबरहुड में हैं, 70 साल की दोस्ती है, कहीं ईरान से भी हमारी फेवर में कुछ वॉइसेस आ जाती हैं। लेकिन उसके बरक्स देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर तो देखा यह गया है कि भारत के लिए कहीं बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। और वजह यह है कि उनके जो माशी मफादात हैं वो भारत के साथ जुड़े हैं। बिलखसूस मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर जो मईशत का पहिया है
वो ज़्यादातर भारतीय ताजर या उनकी लेबर फोर्स चला रही है। इसी तरह अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, फिर वहाँ पे भी बहुत बड़ी लेबर फोर्स जो है वो भारत की है जो काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि हम किसी और दुनिया की बात, यूरोप की बात क्यों करें, अमेरिका की बात करें क्यों करें। पहले तो हमें अपने इस्लामी दुनिया को देखा जाए कि क्या दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक अगर हैं तो उनमें से कितने ममालिक हैं जो इस मसले के ऊपर पाकिस्तान के साथ अपनी आवाज़ मिलाने को तैयार हैं। तो मैं नहीं समझता सर कि सिर्फ शायद 3 आवाजें एक आई दो थी, से ज्यादा होंगे। पूरे 57 इस्लामी ममालिक में फकत 3 सतह पे आवाजें आई थी। इंडोनेशिया बोला था, तुर्की बोला था और ईरान। इसके अलावा कोई आवाज इस्लामी सतह पे नहीं आई, यकीनी तौर पर आप भी जानते हैं। लेकिन वक्त की कमी के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं शराज साहब नैब के हवाले से बात करना चाहता हूँ, आपके इल्म में है सारा मामला। आज जाहिर है ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो कि कमेटी को चेयर कर रहे हैं पार्लिमानी अमूर की, उन्होंने एक कहा है कि मुसवदा तैयार हो गया नैब तरामीम के हवाले से। लेकिन दूसरी जानब आपके इल्म में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो अपोजिशन है वो तो अब नैब का इदारा बंद करने की बात कर रही है। देखें, एक तो मुझे सादे एहतराम के साथ अदालतें अगर चाहें तो इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करा के घर भेज सकती हैं, उनका इतना बड़ा इख्तियार है। लेकिन इस मामले के ऊपर 85-87 सफ़ात का एक फ़ैसला तो लिख दिया, लेकिन लग ये रहा है कि अदालत इस कदर बेबस है कि एक ऐसा इदारा के जो गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर और मुल्क के अंदर सियासी इंतशार का बायस बन रहा है, लेकिन उस इदारे को वो ख़त्म नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस अदालत के अंदर कई इदारों के सरबराहों को घर भेजा गया। आपको याद होगा जब स्विस केस चल रहा था असफ जरदारी के खिलाफ, तो जो चेयरमैन नैब थे नवीद हसन और जस्टिस दीदार शाह, रिटायर्ड जस्टिस दीदार शाह, ये दो चेयरमैन नैब थे जिनको मजबूरन घर घर जाना पड़ा, क्योंकि ये उस वक्त अदालत के अहकामात को शायद नहीं मान पा रहे थे। तो आज मुझे अदालत से ये गिला है कि 87 सफ़ात का ये फैसला क्यों आया है। इसके साथ ये हुक्म भी आना चाहिए था कि अदालत को वक्त दिया जाता, कि आपके हुकूमत को वक्त दिया जाता कि 3 माह का वक्त है आपके पास, या तो कानून साजी करके एक ऐसा इदारा बनाएं कि जो मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबा जो एहतसाब है उसका अहल हो, या फिर यह है कि इस इदारे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस इदारे के बारे में इस मुअज़्ज़ज़ तरीन अदलिया के जजों का ये फैसला है कि ये इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये कतन मुल्क के अंदर करप्शन के खात्मे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब रह गया पार्लिमान का, तो मैं पहले कहूँगा कि दो जमातें को जो इस वक्त शोर मचा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पहले तो उन्हें अपने आप गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए। 5-5 साल उन लोगों को मिले हैं इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार करने को, एक दिन भी उन्होंने नहीं सोचा कि ये वो इदारा है कि जो उनको डिक्टेटर तोहफे में दे के गया है, और ये इदारा उनके खिलाफ भी किसी ज़माने में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उस इदारे को उन्होंने बाकी रखा और आज वो शोर मचा रहे हैं कि इस इदारे को ख़त्म होना चाहिए। और रह गया अब तहरीक इंसाफ, तो मेरा ख्याल में अगर माजी के तजुर्बात से ये जमात सबक हासिल करना चाहती है तो वो इमरान खान साहब कि जो जिनकी KPK के अंदर हुकूमत थी और उन्होंने वहाँ पे अपने एहतसाब का एक अलग इदारा बनाया था, उनको इस इदारे पे एतमाद नहीं था। आज उनके पास बड़ा अच्छा वक्त है, अच्छा मौका है कि पार्लिमान की तमाम जमातें चाहती हैं कि या इस इदारे को बंद कर दें या इस इदारे के अंदर रिफॉर्म्स लेके आएँ। तो बेहतर यह है कि कल अगर वो विक्टिमाइजेशन से बचना चाहते हैं तो बेहतर है कि आज बैठें और कम तरीन वक्त के अंदर या तो इस इदारे को रिफॉर्म करें या ताला लगा के एक नया इदारा कायम कर लें। अच्छा, इस पर आप समझते हैं कि अपोजिशन बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि पहले हामी रही है नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से, लेकिन जैसे आपने 5-5 साल का हवाला दिया, मुस्लिम लीग नून हमेशा आड़े आती रही, मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसकी मुखालफत की जाती रही तरामीम के हवाले से, अब जाहिर है उस जानिब से भी ये आवाज़ सामने आ रही है। तो आप समझते हैं जो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये वर्जन बार बार आता है कि हम तो पहले ही हामी थे, इसमें तरामीम की जाए, तो आज तो हम ये बल्कि मुतालबा करते हैं अब तो बंद कर दिया जाए, जस्टिफाइड है उनका ये मौक़िफ़? मेरे ख्याल में कोई इतना जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपके यहाँ सिंसियरिटी होती तो वो जमात जो मुल्क के अंदर 18वीं तरमीम के ऊपर इतना बड़ा कॉन्सेंसस लेके आई, 1973 का आइन को तकरीबन मुकम्मल तौर पे अपनी शक्ल में उस दौर में बहाल किया 2008 से लेकर 13 तक, अगर वो इस मामले के ऊपर बड़ी
एक तरह से मुसर होती कि हमने इसको ठीक करना है तो ज़रूर कर लिया जाता, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने उस वक्त जो फैसला किया था वो ये था कि इस इदारे को रादर ये कि रिडंडेंट कर दिया जाए। और आपने देखा है कि अपने मर्जी के उस वक्त के चेयरमैन लगाए गए, और आखिर में जो आखिरी चेयरमैन था, आपको भी याद होगा, कमर जमान चौधरी साहब, लगता ही है कि उनको कह दिया गया था कि किसी सियासी जमात के खिलाफ किसी किस्म को केस लेके नहीं आना, हाउसिंग सोसाइटी से लेके बाकी वो जो कुछ करना चाहते हैं वो करते रहें, लेकिन इन मामला में उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने बिल्कुल वही किया। और नतीजा ये निकला कि वो इदारा बिल्कुल एक तरह से रिडंडेंट होकर रह गया, नाकारा होकर रह गया, कुछ भी नहीं कर रहा था। ये तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इनका ख्याल था कि हमारा क्योंकि एंटी करप्शन एक स्लोगन है तो लिहाजा इस इदारे को स्पेस देनी चाहिए और इस इदारे को एक्टिव होना चाहिए। उस इदारे को स्पेस मिली, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस इदारे की बुनियादें बुनियादी तौर पर यह रखी गई थी कि उस इदारे को पॉलिटिकल मैनोरिंग के लिए इस्तेमाल करना था, गोया कि अगर आपने किसी जमात की बाजू मरोड़ना है या कुछ लोगों को आपने किसी जमात से निकाल के किसी और जमात में डालना है या कुछ वोकल लोगों को आपने उनकी ज़बान बंदी करनी है, तो फिर यही फोरम है जिसके ज़रिए काम किया जा सकता है। तो क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ माजरत के साथ इस एरिया में थी तो वो तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन बाकी मामलात के अंदर तो माशाल्लाह से उनकी नालायकियाँ जो हैं वो हर रोज़ आप देख रहे हैं कि लोगों को 6-6, 8-8 माह, 1.5 साल तक कस्टडी में रखा जाता है, उसके बाद मजीद रिमांड की इस्तदा की जाती है और कहा यह जाता है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई, हमें मजीद वक्त मिलना चाहिए और हम उसके बाद की रेफरेंस दायर करेंगे। और जब रेफरेंस दायर भी होते हैं उनका भी जो असर है वो भी आपके सामने है। कोई तो मैं एविडेंस समझता सामने नहीं हूँ आ पाता। पीपल्स पार्टी अगर सिंसियर है तो अब बेहतर वक्त है कि बैठे और इसको खत्म करें या ठीक करें। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शराजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यकीनी तौर पर हर शख्स ये चाहता है कि मुल्क की मफाद में फ़ैसले हों, आम आदमी को भी फ़ायदा हो। ये तमाम तर फैसले हुकूमत करे, अदालत की जानिब से रिमार्क्स आएँ या फैसले सामने आएँ, जो भी मामलात हैं उनको अपोजिशन और हुकूमत को संजीदगी से मिलकर अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए। ना तो हुकूमती बेंचेस से और ना ही अपोजिशन के बेंचेस से किसी गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा हो जिससे आवाम को भी नुकसान हो या आलमी सतह पर हमारी भी कोई सुबकी हो। तो मेरे ख्याल में संजीदगी का मुजाहरा बहुत ज़रूरी है, मैच्योरिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए। एतजाज़ दकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।